तब मुझे समझ में आया कि ये प्रोस्टेट प्रॉब्लम तो बहुत यंग एज में भी होती है। डॉक्टर विनीत, ये बीपीएच होने की वजह क्या है? बीपीएस जैसे मैंने बोला ये एज रिलेटेड प्रॉब्लम है। कुछ फैक्टर्स हैं जो किसी एज ग्रुप के या किसी पॉपुलेशन के या किसी क्लाइमेट में रहने वाले पुरुषों को बीपीएच होने के लिए ज़्यादा रिस्क पे रखते एज ही अपने आप में एक बहुत बड़ा कारण है। हैं। कभी हमें ऐसा लगता है कि बढ़ती उम्र के साथ अगर रात को बाथरूम की विजिट ज़्यादा हो गई है तो कभी लोग ऐसा सोचते हैं कि सर्दी की वजह से हुआ है या फिर रात को पानी ज़्यादा पी लिया, इसलिए बार बार उठ के बाथरूम जाना पड़ता है। तो ह्यूमन टेंडेंसी है कि कुछ भी अगर होता है तो हम लोग थोड़े से अपने इन्वायरमेंट को ब्लेम करते हैं। तो इसका मतलब कि बीपीएच हेरिडिटरी है। सारे बीपीएच हेरिडिटी नहीं है, लेकिन हेलो एवरीवन, नमस्कार। यूरो वेलनेस पॉडकास्ट में आप सभी का स्वागत है। यूरो वेलनेस पॉडकास्ट में हम कुछ ऐसे हेल्थ टॉपिक्स के बारे में डिस्कशन करते हैं जिससे आप हो सके इन्फॉर्म्ड, एम्पावर्ड और आप अपनी हेल्थ को और भी बेहतर बना सके। मैं हूं आपकी होस्ट अनुजा पुरोहित और आज के हमारे पॉडकास्ट में हम एक ऐसी कंडीशन के बारे में बात करने वाले हैं दैट अफेक्ट्स मिलियंस ऑफ मेन वर्ल्ड वाइड। इतनी कॉमन है तो उसके बारे में बात करना जरूरी है। यस, I'm talking about benign prostatic hyperplasia, BPH, commonly जिसे हम जानते हैं प्रोस्टेट enlargement के नाम से। क्या आपने या आपके घर के किसी मेल मेंबर्स ने ऐसे लक्षण किसी बढ़ती उम्र के साथ एक्सपीरियंस किए हैं कि जहाँ पे रात को बाथरूम की विजिट फ्रीक्वेंट हो जाए या यूरिन स्टार्ट करने में दिक्कत आए या यूरिन की स्ट्रीम वीक हो जाए? वेल, ये सारे लक्षण हो सकते हैं बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेसिया के, पर इतने लंबे नाम से डरने की ज़रूरत नहीं है बिकॉज दिस इज़ अ नॉन कैंसरस कंडीशन। ये थोड़ा फ्रस्ट्रेटिंग ज़रूर है, बट द गुड न्यूज़ इज़ इट इज़ ट्रीटेबल और आप अकेले नहीं हैं। आज के हमारे यूरो वेलनेस पॉडकास्ट में बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया के बारे में हमारे साथ डिटेल्स शेयर करने के लिए देश और दुनिया के जाने माने यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर विनीत नाजा जैन इंदौर से हमारे साथ जुड़े हैं, जो शेल्बी हॉस्पिटल इंदौर में एज अ यूरोलॉजिस्ट अपनी सेवाएं दे रहे हैं। चलिए डॉक्टर का स्वागत करते हैं। वेलकम डॉक्टर विनीत। नमस्ते। आज के पॉडकास्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद, आपने मुझे मौका दिया और एक अवसर प्रदान किया कि मैं आप लोगों से इंटरेक्ट कर सकूं एक ऐसे टॉपिक के बारे में जिसको लोग बाग जनरली बात करना पसंद नहीं करते यस, या शर्म महसूस करते हैं। बिल्कुल। लेकिन टॉपिक के बारे में आपसे जानकारी लेने से पहले आपसे हम ये जानना चाहते हैं कि आपने मेडिकल फील्ड में एज अ यूरोलॉजी ही स्पेशलाइजेशन ब्रांच क्यों चूज़ किया, और साथ ही यंग एज में आपका क्या ऐसा मिसकंसेप्शन रहा था जो यूरोलॉजी पढ़ने के बाद दूर हुआ हो, स्पेशली रिलेटेड टू यूरोलॉजिकल वेलनेस या प्रोस्टेट बहुत वेलनेस? ही सही आपने बोला। जब मैं एज ए मेडिकल स्टूडेंट था तो यूरोलॉजी जो एक सब्जेक्ट था, जो जनरल सर्जरी का पार्ट होता था, और उसमें जब मेरा यूरोलॉजी के बारे में था तो एक कॉन्सेप्ट था कि यूरोलॉजी या प्रोस्टेट प्रॉब्लम बेसिकली इट बिलोंग्स टू सीनियर सिटीजन, कि जो रिटायर्ड लोग हो गए हैं या 60 साल से ऊपर है, ये उन्हीं लोगों का ब्रांच है और उन्हीं लोगों को डील करता है। लेकिन जब मैं यूरोलॉजी के बीच में इन डेप्थ आया, फिर एज ए रेजिडेंट यूरोलॉजी डिपार्टमेंट ज्वाइन किया, तब मुझे समझ में आया कि ये प्रोस्टेट प्रॉब्लम तो बहुत यंग एज में भी होती है। यानी कि 25-30 साल के लोगों को भी कुछ प्रोस्टेट प्रॉब्लम हो सकती है, और जो प्रोस्टेट का इन्लार्जमेंट वाली प्रॉब्लम है वो 60 को नहीं होती है, 40 के बाद ही आप आजकल शुरू होने लगी है। तो ये मिसकॉन्सेप्शन मुझे यूरोलॉजी ज्वाइन करने के बाद ही दूर हो पाया। राइट। डॉक्टर विनीत, ऐसी और भी क्या मिथ्स हैं जो आपको यंग एज में रही हो और आप आज उसे खारिज करना चाहें? ऐसे बहुत सारे मिसकॉन्सेप्शन है कि ये जो कुछ सेक्सुअल इश्यूज है मेल हेल्थ रिलेटेड, ठीक, कि उसको 50 के बाद में कोई कंसर्न नहीं होता, लेकिन सभी लोगों के लिए वो बॉदर्ड करती है। एज ए यूरोलॉजिस्ट सभी लोग डे टू डे एक्टिविटी में बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करते हैं जिसके बारे में वो कभी डिस्कस नहीं करना चाहते। राइट। मैं बस यही कहना चाहता हूँ कि वो अपनी प्रॉब्लम को अपने यूरोलॉजिस्ट के साथ में डिस्कस करें, क्योंकि उससे जो सॉल्यूशन मिलता है वो आपके बहुत सारी
जीवन में सुधार के लिए बहुत ज़रूरी रहता है और सिंपल सॉल्यूशन रहता है, सिंपल वो रहता है। अगर आप उसको अपने मन में रखे रहेंगे और डिस्कस नहीं करेंगे, बताएँगे नहीं, किसी से शेयर करेंगे या अपने पीयर ग्रुप में कोई डिस्कस करके मिसकॉन्सेप्शन आप बना लेंगे, तो वो गलत रहेगा, आपको लाइफ लॉन्ग परेशानी में डालेगा। बिल्कुल। तो इसीलिए आज के पॉडकास्ट में हम यूरो वेलनेस के बारे में बहुत सारी बातें करने वाले हैं। लेकिन और भी एक सवाल डॉक्टर विनीत आपसे जानना चाहेंगे। जब आपको पता चला कि आपकी रेसिडेंसी में या आपकी पढ़ाई के दौरान डीआरई, डिजिटल रेक्टल हाँ, एग्जामिनेशन हाँ, करना हाँ, होता है, तो कैसी मोमेंट थी? ऑकवर्ड थी, फनी थी, कैसी हाँ। थी? क्वाइट इंटरेस्टिंग। डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन, जैसे कि जो प्रोस्टेट के लिए एक स्पेसिफिक एग्जामिनेशन होता है जो कि सारे यूरोलॉजिस्ट करते हैं। हम्म, अगर कभी किसी को मौका मिला हो अपने रिलेटिव्स को यूरोलॉजिस्ट के यहाँ विजिट करने का, तो आपने देखा होगा कि पर्दे के पीछे वो पेशेंट को ले जाते हैं और लैट्रिन के रास्ते से प्रोस्टेट का एग्जामिन करते हैं। तो ये बुक में तो बड़ा सिंपल लगता था। एज ए मेडिकल स्टूडेंट जब हम लोग थर्ड ईयर में थे, तो उसमें एक बुक हुआ करती थी एस दास, हम्म, सर्जिकल एग्जामिनेशन की। जी, उसमें बड़ा सिंपल सा होता था कि डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन होना है और आप पेशेंट को एक्सप्लेन करें और आराम से ग्लव्स पहन के एग्जामिन कर लें। लेकिन जब मैं थर्ड ईयर में जब पेशेंट के सामने खड़ा हुआ, मुझे मेरे जो डेमोन्स्ट्रेटर थे उन्होंने बोला कि आप इसका वो करें, एग्जामिनेशन करें, तो आई वाज क्वाइट नर्वस। फिर रेजिडेंसी में जब था कि मैं कैसे पेशेंट को बोलूँ कि वो अनड्रेस हो जाए जी। और एक ऑकवर्ड पोजीशन में लेट जाए और फिर मैं उस पे फिंगर वो करूँ। तो पेशेंट ने ही मुझे हिम्मत दी, यानी कि फ्रैंकली बोले ओह! कि नहीं, नहीं डॉक्टर साहब, ये मेरा एग्जामिनेशन हो चुका है, आप इसको लेके ऐसा करना है और ऐसे एग्जामिन होगा। तो मेडिकल साइंस में बहुत सारी चीज़ें पेशेंट ही गाइड करता जी। है, पेशेंट ही बताता है और तभी से फिर धीरे-धीरे कॉन्फिडेंस हुआ, फिर मालूम पड़ा कि हाँ, प्रोस्टेट नॉर्मल एग्जामिनेशन क्या होता है, कैंसरस एग्जामिनेशन क्या होता है या कोई उसमें इन्फेक्शन है तो वो क्या रहता है। जी, ग्रेट टू नो दिस डॉक्टर। चलिए आपके इतने सारे एक्सपीरियंस का थोड़ा सा लाभ हम भी उठाएं। शुरू करते हैं हमारे आज के टॉपिक के साथ। डॉक्टर विनीत, सबसे पहले आपसे ये जानना चाहेंगे, प्रोस्टेट ग्लैंड क्या है? बहुत ही अच्छा सवाल है। सभी लोग बात तो करते हैं बीपीएच की, लेकिन यही नहीं मालूम होता कि प्रोस्टेट ग्लैंड बॉडी में सिचुएटेड होती कहाँ है। ठीक, मेरे पास ओपीडी में जैसे पेशेंट आते हैं, वो बोलते हैं कि मेरा जो टेस्टिस की तरफ या एक्सटर्नल जेनाइटेलिया की तरफ इंडिकेट करके बोलते हैं कि मेरा प्रोस्टेट में प्रॉब्लम है। जबकि वाकई में उनको प्रोस्टेट ग्लैंड, जो कि ब्लैडर के नीचे की एक ग्लैंड होती है, ब्लैडर के नीचे सिचुएटेड होती है और जो यूरिन के पैसेज को सराउंड करती है, उसकी प्रॉब्लम होती है। तो जो आपने क्वेश्चन पूछा है कि प्रोस्टेट क्या है, तो प्रोस्टेट एक मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है उसका पार्ट है और जो सीमन है उसका कुछ परसेंटेज अमाउंट प्रोस्टेट में बनता है। ठीक, तो सीमन का कुछ जो परसेंटेज या जो कंट्रीब्यूशन है वो प्रोस्टेट ग्लैंड के सिक्रीशन से आता है और ये हर मेल ग्लैंड में होती है और नॉर्मल इसका जो साइज होता है वो अराउंड 14 टू 15 ग्राम या 14 टू 18 ग्राम के बीच में होता है। जी, डॉक्टर विनीत, आपने नॉर्मल साइज के बारे में बताया। तो प्रोस्टेट, जब बीपीएच की बात करते हैं, तो प्रोस्टेट का साइज जैसे जैसे बढ़ता है, तो क्या सिम्टम्स भी वैसे वैसे एग्रेवेट होते जाते हैं? नहीं, 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 ये बहुत ही बड़ा मिसकॉन्सेप्शन है। ओके। ये कहें तो लोग बाग सोचते हैं कि मैंने सोनोग्राफी कराई, प्रोस्टेट का साइज़ तो ज़्यादा है ही नहीं, ठीक? और आप बोल रहे हैं कि प्रोस्टेट की प्रॉब्लम है। आप ये सोचिए कि कोई लूमन में, जो लूमन को एक ग्लैंड या एक कोई जो प्रोस्टेट जो है वो सराउंड कर रही है यूरिन के पैसेज को। जी। अगर प्रोस्टेट अंदर की तरफ बढ़ेगा, 1 ग्राम या 2 ग्राम भी अंदर लूमन की तरफ बढ़ेगा तो लूमन ऑब्स्ट्रक्ट होगी और उसको सिम्टम्स आएंगे। लेकिन अगर यही जो है ग्लैंड है वो लूमन के बाहर की तरफ बढ़े, ठीक, तो जो लूमन है उस पर कोई भी कंप्रेशन इफेक्ट नहीं आएगा, कोई भी सिम्टम उसमें नहीं होंगे। ओके। तो प्रैक्टिस में ये देखा गया है कि कई बड़े ग्लैंड होते हैं, उनकी वजह से कोई सिम्टम्स नहीं होते। पेशेंट के 60-70 ग्राम का सोनोग्राफी की रिपोर्ट में दिखाते हैं कि 60 ग्राम का प्रोस्टेट है, ठीक। और पेशेंट से पूछो कोई यूरिनरी प्रॉब्लम है, वो मना कर देता है, डिनाई कर देता है।
और कई लोगों का सिर्फ हार्डली 20 ग्राम का है और उसको यूरिनरी सिम्टम्स जो तकलीफ है वो काफ़ी ज़्यादा होती है। अभी रिसेंटली एक पेशेंट जो था, ठीक, उसका यूरिन रुका, ठीक, और जब उसका प्रोस्टेट का साइज और जो वर्कअप कराया उसमें सोनोग्राफी पे प्रोस्टेट का साइज था 210 ग्राम्स, ठीक। और मैंने यानी कि जो जानने की कोशिश की, पहले कोई यूरिन की प्रॉब्लम है क्या है, उसने साफ मना कर दिया, मुझे तो कोई यूरिन की दिक्कत थी ही नहीं, ठीक। तो कई बार यही होता है कि प्रोस्टेट बाहर की तरफ बढ़ता रहा और फिर जब अंदर की तरफ कंप्रेशन हुआ तब उसको सिम्टम्स हुए। तो साइज कोई क्राइटेरिया नहीं है कि साइज की वजह से कि उसको ज़्यादा सिम्टम्स होंगे, ठीक। तो ये टोटल मिसकॉन्सेप्शन है, मिथ्स। राइट। बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया, सिंपल टर्म्स में क्या है ये तकलीफ? बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया या कहें तो बीपीएच, ये सिंपली एज रिलेटेड इनलार्जमेंट ऑफ प्रोस्टेट है कि उम्र के साथ में जो प्रोस्टेट ग्लैंड बढ़ता है। मैं आपसे पहले कहना चाहूँगा कि प्रोस्टेट ग्लैंड है वो हर मेल ग्लैंड में होता है। हर मेल जो है, हर पुरुष में एक ग्रंथि होती है जो पेशाब की थैली के नीचे होती है, और पेशाब का जो रास्ता होता है जिसको हम लोग यूरेथ्रा बोलते हैं, उसको एक ग्रंथि, एक ग्लैंड सराउंड करती है। और एज के बाद में, एक सर्टेन एज के बाद में, ये किसी में कुछ ज़्यादा बढ़ती है, किसी में कुछ कम बढ़ती है, ठीक। और उसी इनलार्जमेंट को हम लोग बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया कहते हैं। ये नॉन कैंसरस इनलार्जमेंट होता है, इसका कैंसर से कोई भी लेना देना नहीं होता है। जी। डॉक्टर विनीत, ये बीपीएच होने की वजह क्या है? बीपीएच, जैसे मैंने बोला, ये एज रिलेटेड फिनोमेना है। जैसे कि कैटरैक्ट होता है तो जनरली उम्र के साथ में आंखों में मोतियाबिंद हो जाता है, वैसे ही हार्मोनल चेंजेस एंड एज के साथ में प्रोस्टेट का वृद्धि या ग्लैंड का बढ़ना होता है। तो ये बेसिकली बॉडी में जो हार्मोनल चेंज होते हैं उससे रिलेटेड एक फिनोमेना है। जी। डॉक्टर विनीत, क्या ऐसे कुछ फैक्टर्स हैं जो किसी एज ग्रुप के या किसी पॉपुलेशन के या किसी क्लाइमेट में रहने वाले पुरुषों को बीपीएच होने के लिए ज़्यादा रिस्क पे रखते हैं? बहुत ही अच्छा सवाल है। एक जैसे कि एज बोला है, एक एज ही अपने आप में एक बहुत बड़ा कारण है। 50 साल के ऊपर लोगों में ये यूजली होता है, और वेस्टर्न वर्ल्ड में ये बहुत ज़्यादा कॉमन फिनोमेना है। जो वेस्टर्न लाइफ स्टाइल जो इंडियंस अडॉप्ट करते जा रहे हैं, अपनी रूट्स से जो दूर होते जा रहे हैं, वो भी एक प्रोस्टेट बढ़ने का बहुत बड़ा कारण है। ओबेसिटी या जो फैटी मील लेते हैं, एक्सरसाइज से दूर हो जाते हैं, वो भी बढ़ता है। और एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है कि जेनेटिक, कि घर में अगर किसी के फादर को, चाचा को या भाई को ये प्रोस्टेट की प्रॉब्लम है तो उसमें ये प्रोस्टेट की जो बीपीएच होने की संभावना ज़्यादा रहती है। ओके, तो इसका मतलब कि बीपीएच हेरिडिटरी है? सारे बीपीएच हेरिडिटी नहीं है, लेकिन जिन लोगों को ये जिनकी फैमिली में ये प्रोस्टेट की हिस्ट्री है, उनको कम उम्र में और ज़्यादा बड़ा प्रोस्टेट होने के चांसेस या प्रोस्टेट के सिम्टम होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो उनको थोड़ा सा केयरफुल रहने की ज़रूरत है कि वो नियमित व्यायाम करें, एक्सरसाइज करें या हेल्दी लाइफ स्टाइल को अडॉप्ट करें। जी। कभी हमें ऐसा लगता है कि बढ़ती उम्र के साथ अगर रात को बाथरूम की विजिट ज़्यादा हो गई है, तो कभी लोग ऐसा सोचते हैं कि सर्दी की वजह से हुआ है या फिर रात को पानी ज़्यादा पी लिया, इसलिए बार बार उठ के बाथरूम जाना पड़ता है। पर बीपीएच की ऐसी क्या साइंस है, ऐसे क्या सिम्टम्स हैं जो इंसान को इग्नोर नहीं करने चाहिए? ये तो ह्यूमन टेंडेंसी है कि कुछ भी अगर होता है तो हम लोग थोड़े से अपने इन्वायरमेंट को ब्लेम करते हैं, कि एक जो होती है नेगेटिविटी की, हम उसको नकारेंगे कि अगर हमें कोई बीमारी के सिम्टम्स मालूम भी पड़ते हैं तो हम उसको इग्नोर करने की आदत रहते हैं जब तक कि हम एक लेवल पे सीवियर ना हो बीमारी जाए। सीवियरिटी उसकी बढ़ ना जाए, जी। ठीक। मौसम के साथ में या पानी ज़्यादा पीने से एक नेचुरल फिनोमेना है कि अगर ठंडा मौसम रहेगा या बारिश का समय है तो इस सिम्टम्स, इसके यूरिन नेचुरली जाना जाना पड़ेगा, कि अगर किसी ने पानी ज़्यादा लिया है तो वो पानी निकलेगा भी, ठीक, तो उसके लिए रात में जाना भी पड़ेगा। लेकिन अगर कोई चीज़ कॉन्स्टेंटली हो कि आप मॉडरेट अमाउंट में पानी पी रहे हैं, मौसम भी ठीक है, लेकिन आप इतना बार बार जाना पड़ रहा है आपको यूरिन कि आपकी नींद डिस्टर्ब हो रही है और दिन के समय आप लेथार्जिक महसूस कर रहे हैं,
ठीक, तो इस पे ध्यान देने की ज़रूरत है। ठीक, आपको अपना ब्लड शुगर भी चेक करना है क्योंकि डायबिटीज़ से भी ये सिम्पटम्स होते हैं। लेकिन अगर यूरिन करने की इच्छा हो रही है और यूरिन बाहर नहीं आ पा रहा है, ठीक, तो ये बीपीएच का फिनोमेना हो सकता है। या आपको यूरिन लगा है और आप यूरिन को पोस्टपोन ही नहीं कर पा रहे हैं, कि राइट। आपको लगा है जैसे किसी मीटिंग में बैठे हैं या किसी इम्पोर्टेंट गैदरिंग में है, सोशल गैदरिंग में है और अचानक से आपको टॉयलेट की अर्ज हुई और आप बिल्कुल भी 5 मिनट भी होल्ड नहीं कर पा रहे हैं, आपको ये डर लग रहा है कि यूरिन लीक हो जाएगा। ठीक, या दिन के समय भी आपको बार बार जाना पड़ रहा है लेकिन सेटिस्फेक्शन फील नहीं हो रहा है कि यूरिन पूरा एम्प्टी हुआ है, तो ये सब बीपीएच के सिम्टम्स हो सकते हैं। डॉक्टर विनीत, जैसे आपने बताया कि बीपीएच एक नॉन कैंसरस कंडीशन है, प्रोस्टेट कैंसर से किस तरीके से अलग है ये बीपीएच की समस्या? प्रोस्टेट कैंसर में प्रोस्टेट का इन्लार्जमेंट कैंसरस होता है, मतलब कैंसर का फिनोमेना, मतलब होता है कि अब नॉर्मल अनकंट्रोल्ड ग्रोथ ऑफ द सेल्स। ठीक, तो ओके। कैंसरस इन्लार्जमेंट में अनकंट्रोल ग्रोथ होगी किसी भी चीज़ की, जबकि बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया में प्रोस्टेट का जो ग्रोथ होता है वो विद इन द लिमिट, विद इन द कैप्सूल उसमें होता है, उसमें अबनॉर्मल अनकंट्रोल ग्रोथ नहीं होता है। तो जो बीपीएच है कैंसर से काफ़ी अलग है, दोनों एक अलग अलग फिनोमेना है। बट चूंकि ग्रोथ अगर प्रोस्टेट के पार्ट में होगी तो सिम्टम्स तो वही कॉमन रहने हैं, ओके। कि बार बार यूरिन जाने का समस्या हो या यूरिन पूरी एम्प्टी ना होने की समस्या हो, तो सिम्टम्स तो वो वही रहेंगे। लेकिन कैंसर के वजह से अगर कुछ ऐसा होता है तो उसका टाइम लिमिट कम होगा, कम ड्यूरेशन में ही ये सारे सिम्टम्स होने लगेंगे। राइट। या एडवांस कैंसर होगा तो उसमें बैक एक या ब्लीडिंग, यूरिन में ब्लड आना, ये सिम्टम्स एडिशनली पहले आ सकते हैं। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि दोनों के सिम्टम्स कॉमन ही हो। कई बार कैंसर होता है उसके कहीं कोई सिम्टम्स नहीं होते हैं, लेकिन जो सिंपल ब्लड टेस्ट है, पीएसए जो रूटीन हेल्थ चेकअप में किसी का जी। ब्लड टेस्ट हो, उससे डायग्नोस होता है कैंसर। ठीक, लेकिन मोटे तौर पर बीपीएच और कैंसर प्रोस्टेट दो अलग अलग बीमारी हैं, उनका एक दूसरे से कोई लिंक नहीं है। डॉक्टर विनीत, क्या ऐसा हो सकता है कि प्रोस्टेट कैंसर के लिए बीपीएच कारणभूत बने, या बीपीएच किसी को हुआ है तो वो प्रोस्टेट कैंसर होने के लिए ज्यादा वल्नरेबल है? मेडिकल स्टडीज में ऐसा नहीं देखा गया है कि बीपीएच जिसको होगा वो कैंसर के लिए प्री कैंसरस हो गया। जी। प्री कैंसरस मतलब कि कोई कंडीशन बॉडी में ऐसी एग्जिस्ट करती हो जो कैंसर को बना देती है। ओके। लेकिन अगर बहुत लंबे समय तक कोई सिम्टम्स इग्नोर करेंगे तो चांसेस उसमें कैंसर बनने के रहते ही है, राइट। चाहे वो किसी भी ऑर्गन को। तो यही बात बीपीएच में भी लागू होती है। डॉक्टर विनीत, आपने बताया कि मेडिटेशन या प्राणायाम या व्यायाम से भी ये सारी कंडीशन में सुधार लाया जा सकता है। तो डाइट, एक्सरसाइज और खासकर जो हमारी नेगेटिव एक्सरसाइजेस होती है, जैसे कि स्मोकिंग हो गया, अल्कोहल हो गया, तो नेगेटिव इफेक्ट्स और पॉजिटिव इफेक्ट्स बीपीएच के मामले में क्या-क्या फैक्टर्स इस पे असर करते ये तो हर बीमारी में ट्रू है हैं? कि अगर जी। हम अपना जो रूट्स है, इंडियन रूट्स है, इंडियन कल्चर है, अगर उसको अडॉप्ट कर लेंगे तो बहुत सारी बीमारियों से हमें ऐसे ही नेचुरली छुटकारा मिल जाएगा। वैसे ही छुटकारा मिल जाएगा या इतने सीवियर फॉर्म में नहीं होंगे। जी। अगर ये स्मोकिंग, अल्कोहल, इनसे दूर रहेंगे या कैफीन प्रोडक्ट्स, चाय, कॉफ़ी, ये भी अगर कम रखेंगे तो भी बीपीएच क्या बहुत सारी बीमारियां उससे दूर रहेंगी। कंट्रोल वे में अगर हम खाना खाते हैं, ठीक, मॉडरेट अमाउंट में एक्सरसाइज करते हैं और एक अच्छी हेल्दी लाइफ स्टाइल अडॉप्ट करते हैं तो बीपीएच में डेफिनेटली बहुत फायदा होगा। बढ़ती उम्र के साथ अगर बीपीएच की समस्या होती है तो रात को बाथरूम की विजिट्स बढ़ जाती है। डॉक्टर विनीत, बीपीएच की ये समस्या हमारी स्लीप साइकिल, स्लीप क्वालिटी और उसके बाद हमारी डेली लाइफ को कैसे अफेक्ट करती है? ये नेचुरल फिनोमेना है। अगर कोई रात में नींद पूरी नहीं हो पाती है, रात में किसी भी वजह से इंटरप्शन कई बार होता है, कई बार उठना पड़ता है, हम्म। तो नींद इंटरप्ट होगी। और जब अगर नींद पूरी नहीं होगी तो वो 24 आवर्स में कहीं ना कहीं तो उसका असर दिखेगा ही दिखेगा। जी। और उसकी वजह से पूरे दिन भर आदमी यानी एक जो फ्रेश होना चाहिए, सो के जब उठता है एक फ्रेशनेस फील होनी चाहिए, वो नहीं होगी और वो लिथार्जी वाला जो एटीट्यूड है वो दिन भर बना रहेगा। और जब वो रहेगा तो उससे बहुत कुछ जो सोशल इफेक्ट
एज वेल एज बॉडी में जो मेंटल जो हेल्थ है वो भी उसकी कम होने लगती है, उस पे भी इफ़ेक्ट आने लगता है। तो नींद होना, एक अच्छी नींद जो शुरुआत से बोला गया है कि एक अच्छी नींद किसी की हुई है, अनइंटरप्टेड हुई है, तो वो काफ़ी रिफ्रेश फील होगा। जी। तो वो होना ज़रूरी है। अगर ये बार-बार उठना पड़े किसी को यूरिन करने के लिए, तो नींद पूरी नहीं हो पाती है। जी। ठीक? जी। बीपीएच बढ़ती उम्र के साथ होने वाली समस्या है। तो डॉक्टर विनीत, क्या इसे ऐसे ही अनट्रीटेड छोड़ नहीं सकते? क्योंकि अब बढ़ती उम्र के साथ सबको होने वाला है, तो उसकी ट्रीटमेंट का क्या मतलब? नहीं, नहीं, हम इस तरह से नहीं बैठ सकते हैं कि ये तो होना ही है। ठीक, अगर ऐसा कुछ होगा तो फिर दुनिया में कोई काम ही नहीं होगा। ये सब लोग ये मान के बैठ जाएँ कि ये सब तो होना ही है। ठीक, सबको जो आया है वो ऊपर जाना ही है। जी। तो फिर अगर ये सब कुछ फ़िलॉसफ़ी लेंगे तब तो कुछ नहीं होगा। जी। और बीपीएस तो ऐसी कोई बड़ी भारी समस्या भी नहीं है। जिसको अगर हम चाहें तो आराम से इसको ट्रीट हो सकती है। अगर इनिशियल फेज़ है, इनिशियल स्टेज है, तो सिंपल अगर अपना लाइफ़स्टाइल मॉडिफ़िकेशन कर लें, जैसे रात के समय हम कम पानी पिएँ या कैफ़ीन प्रोडक्ट या अल्कोहल को ना लें, हम्म। ठीक? तो भी इससे बचा जा सकता है। रेगुलर जो लाइफ़स्टाइल है, उसको अडॉप्ट करें। फिर अगर कुछ ज़्यादा बीपीएस की प्रॉब्लम होती है, तो आजकल तो बहुत सारी मेडिसिन है, एक टैबलेट लेनी पड़ती है, उससे ही उसका कंट्रोल हो जाता है। और अच्छा। मोस्टली 70-80% के लिए तो सिंपल लाइफस्टाइल चेंजेस और टैबलेट यही चीज़ पूरी कर देती है। और हार्डली 10% लोगों को इसकी बीपीएच की सर्जरी की ज़रूरत पड़ती है। और ओके। बीपीएच की जो सर्जरी भी है आजकल मिनिमल इन्वेजिव है। जो पहले हुआ करता था कि ओपन कट करके होना है, और आजकल ट्यूआरपी या लेजर प्रोस्टेटेक्टमी जिसको बोले, या जो रेजम या यूरोलिफ्ट प्रोसीजर है, तो ओके। इससे मिनिमल इन्वेजिव सर्जरी से विदाउट कट या विदाउट ज़्यादा मॉर्बिडिटी के जी। पेशेंट ट्रीट हो सकता है। तो जो चीज़ बड़े आराम से ट्रीट हो सकती है, तो उसके लिए अपनी पूरी लाइफ या अपनी जो सोशल गैदरिंग है उस सबको क्यों डिस्टर्ब करना है। जी। एब्सोल्युटली। लेकिन फिर भी अगर मान लीजिए किसी पेशेंट ने ये सारे सिम्टम्स को बिल्कुल ही इग्नोर कर दिया, तो फिर उसके कॉम्प्लिकेशंस क्या होंगे? देखो, अगर हम ये मान के बैठ गए हैं कि नहीं, इसको क्या करना है, उम्र के साथ ही बार बार जाना है, जी। सिंपली अगर कोई बार बार जाएगा तो वो सोशल गैदरिंग को अवॉइड करने की कोशिश करेगा कि हम वहाँ जाएंगे और बार बार जाना पड़ा, यूरिन टॉयलेट नहीं मिला तो मैं क्या करूँगा। बिल्कुल। ठीक, तो एक तरह से वो अपने डिप्रेशन में या अपनी जो है अवसाद में ग्रसित हो जाएगा। एब्सोल्युटली। दूसरी चीज़ कि अगर यूरिन को वो अंदर रुका रहा, यूरिन को पूरा क्लियर नहीं कर पाया, तो धीरे-धीरे ब्लैडर डैमेज होगा, और जो ब्लैडर के अंदर जो प्रेशर डेवलप होगा, हुँ। वो अल्टीमेटली किडनी को वो हार्म करेगा। किडनी के ऊपर प्रेशर आएगा और किडनियाँ डैमेज होने शुरू हो जाएँगी। ठीक? तो अल्टीमेटली बॉडी की जो हेल्थ है या किडनी फेलियर वाला लक्षण है वो आएगा, या बार बार इन्फेक्शन होने की वजह से कभी उसको यूरिन में ब्लड आएगा, कभी फीवर आएगा, तो राइट। वो सारी परेशानियां होगी। तो इसलिए इसको नेग्लेक्ट तो नहीं करना चाहिए। बिल्कुल। डॉक्टर विनीत, वेदर की या क्लाइमेट की बीपीएच के सिम्पटम्स पर कुछ असर होती है? बहुत अंतर पड़ता है। जैसे एज ए यूरोलॉजिस्ट मैं तो फेस करता हूँ कि हाँ, जब जैसे बारिश का टाइम होगा, कोल्ड वेदर होगा, हुँ, हुँ। जाड़ों का महीना होगा, तो ये जो यूरिनरी प्रॉब्लम प्रोस्टेट की वजह से है, वो पेशेंट ज़्यादा हो जाते हैं। जी। वो इसलिए होते हैं कि कोल्ड वेदर में मसल्स कॉन्टैक्ट करती है। हुँ। जब मसल कॉन्टैक्ट करेंगी तो प्रोस्टेट का टोन है अंदर, तो वो पैसेज और रिस्ट्रिक्ट हो जाता है। एंड सेकेंडली कोल्ड वेदर में यूरिन ज़्यादा फॉर्म होती है, बिकॉज जो इंटरनल बॉडी टेम्परेचर है वो मेंटेन करना पड़ता है। तो कोल्ड वेदर या जो क्लाइमेट, जो रेनी क्लाइमेट्स है, उसमें ये बीपीएच की प्रॉब्लम ज़्यादा हो जाती है। डॉक्टर विनीत, बीपीएच की समस्या और भी कोई हेल्थ कॉम्प्लिकेशंस को बढ़ावा दे सकती है? मेंटल इलनेस या क्रॉनिक किडनी डिजीज वाली प्रॉब्लम, ठीक, ये वाला एक नॉन फैक्टर है कि जी। बीपीएच की वजह से ये हो सकता है। उसके अलावा अगर मान लीजिए किसी को डायबिटीज़ है या ब्लड प्रेशर की समस्या है
या किडनी की ऑलरेडी कुछ सर्जरी वगैरह हो चुका है और उसको बीपीएच की समस्या होती है, तो क्या ये कॉम्प्लिकेटेड रहेगा या इसका कोई असर पड़ता है? बॉडी में कोई दूसरी प्री एग्जिस्टिंग डिजीज है, जैसे कि ब्लड प्रेशर है या किसी का स्टंट डल चुके हैं या डायबिटिक है, तो नेचुरली एक कॉम्प्लिकेशन दूसरे कॉम्प्लिकेशन को और एग्रीवेट कर देता है। ओके। ठीक। तो बीपीएच की वजह से डायबिटीज़ में इन्फेक्शन के चांसेस ज़्यादा होते हैं, किडनी पे लोड ज़्यादा पड़ने के चांसेस रहते हैं, या जो ब्लड प्रेशर वाले पेशेंट हैं उस पे बीपी की समस्या और एग्रीवेट होगी, क्योंकि अगर किडनी की बीमारी भी उसमें ऐड ऑन हो गई। तो अगर किसी को ये दूसरी प्रॉब्लम है तो बीपीएच को तो और भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। जी। डॉक्टर विनीत, आपने बहुत सारी ट्रीटमेंट ऑप्शंस के बारे में भी अभी बताया था कि बीपीएच की ट्रीटमेंट वैसे बहुत सिंपल है। ये मिनिमल इन्वेजिव ट्रीटमेंट जो होती है बीपीएच की, उसके बारे में हमारे दर्शकों को कुछ बताइए। जैसे मैंने बताया, बीपीएच में प्रोस्टेट बढ़ जाता है, और जब ये प्रोस्टेट बढ़ता है तो जो यूरिन का पैसेज है वो ब्लॉक होता है। तो इसकी जो सर्जरी या मिनिमल इन्वेजिव सर्जरी है, उसमें बेसिक एम होता है कि जो बड़ा हुआ पार्ट है जो यूरिन के पैसेज को ब्लॉक कर रहा है उसको क्लियर करना है। ठीक, वो चाहे मैं सर्जरी से निकालें चाहे वो लेजर के द्वारा निकालें। ओके। ठीक। पुराने ज़माने में जब इतनी एडवांस टेक्निक नहीं हुआ करती थी तो उसको ओपन सर्जरी के द्वारा कट लगा कर बॉडी से निकालते थे। अब मिनिमल इन्वेजिव सर्जरी में जो TURP, जिसको कि अभी भी हम लोग गोल्ड स्टैंडर्ड मानते हैं, इस पे इंडोस्कोपिकली जो बड़ा हुआ पोर्शन है प्रोस्टेट का उसको इंडोस्कोपिकली निकाल देते हैं। या उसी चीज़ को अगर हम लोग लेजर से निकालें, जैसे मैं थूलियम लेजर से निकालता हूँ, तो उससे जो बड़ा, अगर काफ़ी बढ़ गया है प्रोस्टेट, जैसे 200 ग्राम का भी प्रोस्टेट है, तो वो भी इंडोस्कोपिकली आराम से निकल जाता है। या और दूसरे नए टेक्निक जो अभी आए हैं कि रेजम, जिसमें कि स्टीम थेरेपी होती है कि प्रोस्टेट में स्टीम इंजेक्ट कर दिया और धीरे धीरे प्रोस्टेट के टिश्यू गल गया। वो उन लोगों के पेशेंट के लिए बहुत अच्छा है कि जो किसी भी तरह के एनेस्थीसिया के लिए अनफिट है, उनके लिए ये करके थोड़ा सा टेम्परेरी रिलीफ मिल जाएगा। या रेजम के साथ में एक यूरोलिफ्ट वाली टेक्निक है, उसमें अंदर प्रोस्टेट के अंदर क्लिप लगा देते हैं, क्योंकि जो ऑब्स्ट्रक्टिंग पार्ट है वो बाहर साइड से चिपक जाता है और यूरिन का पैसेज मिल जाता है। तो इस तरह की मिनिमल इन्वेजिव सर्जरी काफ़ी अब डेवलप हो चुकी है। जो टेक्निक के एडवांसमेंट हुए हैं उसकी वजह से ये काफ़ी बेनिफिशियल है। डॉक्टर विनीत, बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया किसी भी स्टेज में हो, अगर पेशेंट उसको ट्रीट करवाता है सर्जिकली या कोई और तरीके से, फिर उसके बाद पोस्ट ऑपरेटिव उसको क्या केयर रखनी पड़ती है ताकि बीपीएच दोबारा ना हो, या अगर होता भी है तो बहुत डिले हो? तो दोबारा होने के जो चांसेस होते हैं, अगर एक अच्छी डेफिनेटिव पद्धति आपने चूज की है इलाज के लिए, जो मिनिमल इन्वेजिव, जो से अराउंड TURP या लेजर प्रोस्टेटेक्टमी, तो जो दोबारा होने के जो चांसेस होते हैं, तो आगामी 10 ईयर्स, जो नेक्स्ट 10 ईयर्स में है, तो 100 लोगों में हार्डली 5 to 10 लोगों में ये चांसेस होते हैं। ठीक। और इसको बचाव के लिए जो मैंने बताया कि जो हेल्दी लाइफ स्टाइल हो गया, ठीक, जो बैड हैबिट्स है उनसे दूर रहना हो गया, अगर ये करेंगे तो चांसेस कम ही रहेंगे। राइट। डॉक्टर विनीत, आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ज़माना है। आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बीपीएच के डायग्नोसिस एज वेल एज ट्रीटमेंट में फ्यूचर के लिए कैसे देखते हैं? अब ज़माना तो एआई का ही है, और एआई का अगर हम अपने पेशेंट के बेनिफिट के लिए अगर यूज करें, ठीक, तो ये बहुत ही एक तरह से मेडिकल साइंस के लिए भी वरदान है। जी। ठीक, अगर हम सब कुछ एआई के भरोसे छोड़ दें तो वो नहीं, अगर डॉक्टर की नॉलेज और डॉक्टर का एक्सपीरियंस भी एआई के साथ क्लब कर दें, ठीक, तो एआई जो हेल्पफुल है वो डायग्नोस्टिक में बहुत हेल्पफुल है जी। कि किस पेशेंट के लिए क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने बहुत सारे ऑप्शन बताए कि लाइफ स्टाइल हो गया, या मेडिसिन हो गई, या मिनिमल इन्वेजिव सर्जरी में भी बहुत सारे हैं। ठीक, अगर हम ये डाटा पेशेंट का पर्सनल डाटा उसमें फीड करें, ठीक, और उसके कि उसमें वो कैंसरस ग्रोथ है कि नॉन कैंसरस ग्रोथ है, या उसके लिए किस पेशेंट के लिए क्या ट्रीटमेंट सूटेबल रहेगा, तो एआई इसमें काफ़ी हेल्पफुल है। ठीक, तो एआई को अगर हम टेक्नोलॉजी को अगर अपने एक्सपीरियंस और
नॉलेज के हिसाब से करेंगे, और मेडिकल साइंस में जो एक्सपीरियंस है वो भी काफ़ी मैटर करता है। तो बिल्कुल। काफ़ी हेल्पफुल रहेगा पेशेंट के लिए भी, लॉन्ग टर्म के लिए भी, और अपनी सोसाइटी के लिए। हमने ये सुना है कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। प्रिवेंशन के लिए सबसे ज़रूरी होता है स्क्रीनिंग, इन्वेस्टिगेशन। डॉक्टर विनीत, बीपीएच को पहले से डिटेक्ट करने के लिए या आपको सिम्टम्स है और बीपीएच होने की संभावना आपको लगती है, क्या क्या ऐसे इन्वेस्टिगेशंस कॉमन पर्सन को करवाने चाहिए? बीपीएच में पेशेंट के सिम्टम्स बहुत ही अच्छे एक गाइड होते हैं कि उसको कितनी सीवियरिटी है। जी। तो उसके लिए हम लोगों का एक स्कोर सिस्टम होता है, सिम्टम जो प्रोस्टेट के सिम्टम्स को स्कोर करने के लिए। हम्म। तो एयूए का गाइडलाइन है, तो उसके सिम्टम स्कोर है। ठीक, वो ओपीडी में जब आप यूरोलॉजिस्ट से विजिट करते हैं तो यूजुअली यूरोलॉजिस्ट वैसे क्वेश्चनेयर पूछते हैं और उसके हिसाब से आपके सिम्टम को ग्रेडिंग करते हैं। ओके। और जब आपका बीपीएच सस्पेक्ट करते हैं कि आपको बीपीएच की परेशानी हो सकती है, प्रोस्टेट इन्लार्जमेंट हो सकता है, तो एक सबसे कॉमन इन्वेस्टिगेशन है सोनोग्राफी। तो सोनोग्राफी से हमें एक तो प्रोस्टेट का साइज आइडिया लग जाता है, जिससे कि हम ट्रीटमेंट प्लानिंग कर सकें। दूसरा, सोनोग्राफी से हमें किडनी की पोजीशन भी मालूम पड़ती है, और यूरिन करने के बाद यूरिन कितना बच रहा है। जनरल आदमी को यूरिन करने के बाद अंदर ब्लैडर के अंदर यूरिन नहीं बचना चाहिए, या यूरिन बचे भी तो 50 ml से कम होना चाहिए। लेकिन अगर वो ज़्यादा रुक रहा है तो सिम्टम्स या परेशानी उसकी ज़्यादा हो सकती है। ओके। और एक कॉमन टेस्ट है ब्लड टेस्ट, पीएसए, जिसको बोलते हैं प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन। ओके। ठीक, ये एक सिंपल ब्लड टेस्ट है, और ये प्रोस्टेट स्पेसिफिक होता है। ठीक, कोई डिजीज स्पेसिफिक नहीं होता। एक Okay. मिसकॉन्सेप्शन रहता है कि पीएसए अगर बढ़ गया है तो कैंसर ही है। जी। ठीक, लेकिन Yes. मैं बोलता हूँ अगर प्रोस्टेट में कोई भी परेशानी है, ठीक, तो उसमें पीएसए थोड़ा बहुत चेंज होता है। बिल्कुल। ठीक, अगर बीपीएच है तो पीएसए थोड़ा सा कम रहेगा। अगर प्रोस्टेट में इन्फेक्शन है तो भी पीएसए बढ़ जाएगा, और अगर कैंसर है तो बढ़ेगा। लेकिन ये जरूरी नहीं कि कैंसर है तो पीएसए बढ़ेगा ही बढ़ेगा। ठीक, तो इसलिए यूरोलॉजिस्ट का बहुत रोल रहता है। बिल्कुल। एक ऑफिस में एक टेस्ट होता है यूरोफ्लोमेट्री। यूरोफ्लोमेट्री लिटरली मीन्स कि आपका जो यूरिन का फ्लो रेट है वो टाइम के अगेंस्ट कैसे हो रहा है। तो एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है। ओके। ठीक, क्योंकि बहुत सारे पेशेंट का एक कॉन्सेप्शन रहता है कि उम्र के हिसाब से पेशाब की धार कम होती है, जी। स्टीम नहीं बनती है। यस। ठीक, या मुझे तो पेशाब में कोई दिक्कत नहीं है, यूरिन बिल्कुल ठीक से हो रही है। लेकिन यूरोफ्लोमेट्री टेस्ट से जब आपका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जो नॉर्मल से कम हो रहा है, या उससे पैटर्न मालूम पड़ जाता है कि ऑब्स्ट्रक्शन है कि नहीं है, तो राइट। ये भी यूरोलॉजिस्ट के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टूल रहता है। और इन सब से पेशेंट को जो ट्रीटमेंट प्लानिंग है वो आपके डॉक्टर को उसमें काफ़ी मदद मिलती है। जी। डॉक्टर विनीत, बीपीएच की समस्या को टोटली निवारा जा सकता है, टोटली प्रिवेंट कर सकते हैं क्या हम इसे? हाँ, मैंने बताया है कि जैसे बीपीएच का है कि अगर इनिशियल स्टेज में रहती है, ठीक, और अराउंड 80% लोगों को लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन या सिंपल मेडिकेशन से ही बीपीएच की समस्या का निवारण हो जाता है। ओके। उनको कोई बाद में कोई ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं रहती है। लेकिन कुछ जो है 10% लोगों को कुछ सर्जरी के लिए ऑप्ट करना पड़ता है, जो आजकल मिनिमल इन्वेजिव सर्जरी ज़रूरत होती है। और जी। मिनिमल इन्वेजिव सर्जरी में भी कुछ में टिश्यू अलग करते हैं, कुछ में टिश्यू जो बड़ा हुआ प्रोस्टेट टिश्यू है वो वहीं रह जाता है। जैसे रेजम हो गया, जिसमें स्टीम थेरेपी जिसको बोलते हैं, या यूरोलिफ्ट हो गया, उसमें टिश्यू वहीं रह जाता है, प्रोस्टेट का टिश्यू वहीं रहता है, उसकी कोई बायोप्सी या उसका कोई एग्जामिनेशन हम लोगों के पास अवेलेबल नहीं रहता है। ओके। लेकिन जो ट्यूआरपी है या लेजर प्रोस्टेटेक्टमी है, ठीक, उसमें टिश्यू को निकालते हैं। और जब एक अच्छे तरीके से लेजर प्रोस्टेटेक्टमी किया, ठीक, तो हार्डली कोई टिश्यू बचता है, सिर्फ जो प्रोस्टेट का कैप्सूल है वो बचता है। तो इस तरह से एक कंप्लीट उसका क्योर पॉसिबल होता है। जी। डॉक्टर विनीत, क्या कुछ ऐसी ट्रीटमेंट्स या ऐसी प्रोसीजर्स हैं जो सिर्फ एक ही बार करनी पड़ती है, और क्या कुछ ऐसी प्रोसीजर्स भी है जिसको रिपीट करना पड़ता हो किसी पेशेंट में? हाँ, मैंने बताया जैसे ट्यूआरपी है या लेजर प्रोस्टेटेक्टमी है, अगर अच्छे से की गई है
तो दोबारा रीट्रीटमेंट रेट काफ़ी कम होता है। ओके। लेकिन जैसे कि यूरोलिफ्ट है या रेजम है, तो इसमें रीट्रीटमेंट रेट की ज़रूरत हो सकती है, क्योंकि टिश्यू नहीं निकलता है या कोई दूसरा इनके साथ में कोई बाद में पेशेंट को दूसरे ट्रीटमेंट की ज़रूरत हो सकती है। जी। डॉक्टर विनीत, आपकी इतनी लंबी करियर रही है, काफ़ी एक्सपीरियंस आपको मिला होगा अपने केसेस से। कोई ऐसा इंटरेस्टिंग केस बताइए जो आपके लिए भी अनफॉरगेटेबल या चैलेंजिंग रहा हो, या किसी यंग पेशेंट में आपने बीपीएच की समस्या देखी हो? अ, जैसे मैं बताया कि जो यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम है यूजुअली पेशेंट डिस्कस नहीं करना चाहता है। जी। और जो शुरुआत में मेरा मिसकॉन्सेप्शन था कि ये तो सीनियर सिटीजन्स की प्रॉब्लम है और उनको सेक्स लाइफ या उससे रिलेटेड उससे कुछ भी नहीं, उनके साथ तो जैसे प्रोस्टेट का इलाज है वो करें और वो जो एक सेक्सुअल फंक्शन है उसका उनसे कोई कंसर्न नहीं होता है। लेकिन जब मैंने करियर स्टार्ट किया तो बहुत से पेशेंट आके खुद ही से डिमांड किए। ठीक, तो एक जो प्रोस्टेट का ट्रीटमेंट होता है, चाहे मेडिसन हो चाहे सर्जिकल हो, मेडिसन में कम चांसेस रहता है कि एजुकेशन ड्राई रहता है। ठीक, और सर्जरी के बाद में तो इसके चांसेस काफ़ी ज़्यादा रहता है। तो पेशेंट अब काफ़ी अवेयर हो गए हैं और वो उसकी डिमांड करने लगे हैं। तो वो शुरू-शुरू में बड़ा ऑकवर्ड रहता था कि पेशेंट की ऐसी डिमांड है 75 ईयर्स एंड पेशेंट इज़ डिमांडिंग कि वो ड्राई एजुकेशन हो जाएगा, वो नहीं चाहिए मुझे। तो अब फॉर्चुनेटली ऐसे अल्टरनेटिव ट्रीटमेंट अवेलेबल है, ऐसे डेफिनेटिव ट्रीटमेंट भी अवेलेबल है, जो हम उनको जो पेशेंट का कंसर्न है या जो वो है उसको हम लोग बहुत अच्छे तरीके से एड्रेस कर सकते हैं। जी। डॉक्टर विनीत, लेजर प्रोस्टेटेक्टमी और टीयूआरपी, इन दोनों में अंतर क्या है और कौन सी ट्रीटमेंट बेहतर है? बहुत ही अच्छा सवाल है। TURP जिसको ट्रांस यूरेथ्रल डिसेक्शन ऑफ प्रोस्टेट बोलते हैं, मतलब इंडोस्कोपिकली यूरेथ्रा के रूट से प्रोस्टेट बड़ा हुआ पोर्शन को बिजली के करंट के द्वारा बाहर निकालना। ओके। ठीक, एक गोल्ड स्टैंडर्ड हम लोग जो बीपीएच के ट्रीटमेंट के लिए बोलते हैं वो है। लेकिन अभी रिसेंटली लेजर प्रोस्टेटेक्टमी, चाहे वो हॉल्मियम लेजर प्रोस्टेटेक्टमी हो या थूलियम लेजर प्रोस्टेटेक्टमी, जिसको हम लोग थूलिप बोलते हैं, और मैं अपने सेंटर पे थूलियम लेजर प्रोस्टेटेक्टमी करता हूँ। ओके। ठीक, ट्यूआरपी में कुछ लिमिटेशंस होती हैं, तभी उस लिमिटेशंस को ओवरकम करने के लिए ये लेजर प्रोस्टेटेक्टमी इवॉल्व हुआ। ओके। जो पहले ट्रीटमेंट हुआ करता था जैसे बीपीएस का बड़ा हुआ है, डेफिनेटिव ट्रीटमेंट होता था, सर्जरी करके बड़ा हुआ पोर्शन को निकाल दें, बॉडी में कट लगता था और निकालते थे। ठीक, तो जो कट है और जो उसकी वजह से पेशेंट को परेशानी है उसको दूर करने के लिए ट्यूआरपी एक इवॉल्व हुआ। ठीक, और फिर ट्यूआरपी एक गोल्ड स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट बीपीएच के लिए हो गया। लेकिन ट्यूआरपी में क्या होता था कि बड़ा ग्लैंड नहीं निकाल पाते थे। ओके। अगर प्रोस्टेट का साइज 75-80 या कुछ जो एक्सपीरियंस है उनके लिए 100 ग्राम से ऊपर अगर हम प्रोस्टेट को ट्यूआरपी के द्वारा एक बार में निकालेंगे तो ब्लीडिंग ज़्यादा होने के चांसेस रहते थे, या जो ट्यूआर सिंड्रोम है वो ज़्यादा चांसेस थे, या कॉम्प्लिकेशन बढ़ जाते थे। ओके। तो 100 ग्राम से प्रोस्टेट होते थे तो उसके लिए ओपन सर्जरी ही एक तरीका रह गया था। राइट। ठीक, तो उसको ओवरकम करने के लिए लेजर प्रोस्टेक्टमी आया, जो थुलिप जो करते हैं उसमें जो ओपन टेक्निक जैसा रहता है उसमें ट्यूआरपी को मिक्स कर दिया गया कि ओके। ट्रांस यूरेथ्रली जाएंगे और प्रोस्टेट को लेजर के द्वारा पूरा पोर्शन को निकाल के ब्लैडर में डाल देंगे और फिर ब्लैडर से मॉड्यूलेट करके बाहर निकाल देंगे। ओके। ठीक, तो जो थूलियम लेजर है उसकी वजह से पेशेंट की जो मॉर्बिडिटी है वो कम हो जाती है, क्योंकि ब्लीडिंग के चांसेस कम रहते हैं ट्यूआरपी के मुकाबले। या बड़ा ग्लैंड जो है जिसको हम ट्यूआरपी से नहीं निकाल सकते थे वो भी जो लेजर प्रोस्टेटेक्टमी है उसके द्वारा निकाल सकते हैं। तो जब अगर प्रोस्टेट का ग्लैंड का साइज बड़ा है, ठीक, तब लेजर प्रोस्टेटेक्टमी ट्यूआरपी से कहीं फार बेटर है। और राइट। लेजर प्रोस्टेटेक्टमी में ब्लीडिंग के चांस कम होने से जो हार्ट डिजीज के पेशेंट हैं या जिनको एंटीप्लेटलेट दवाई लेनी पड़ रही है उसमें लेजर प्रोस्टेटेक्टमी सेफ होती है ट्यूआरपी के बनस्पत। जी। डॉक्टर विनीत, आपने बहुत ही डिटेल में और सिंपल शब्दों में टीयूआरपी और लेजर प्रोस्टेटेक्टमी के बारे में समझाया। अब आखिरी सवाल जाने से पहले
हमारे दर्शकों के लिए उनकी यूरोलॉजिकल हेल्थ और ओवरऑल हेल्थ को अच्छा रखने के लिए आपका क्या मैसेज? अंत में बस यही कहना चाहूँगा कि अपनी प्रॉब्लम को, हेल्थ इश्यू को या यूरिन रिलेटेड प्रॉब्लम को या सेक्सुअल लाइफ रिलेटेड प्रॉब्लम को छिपाए मत। सही डॉक्टर से, जो इसके लिए स्पेशलिस्ट है, से यूरोलॉजिस्ट से आप डिस्कस करें, खुलकर बताएं। हो सकता है जो प्रॉब्लम आपको काफ़ी बड़ी लगती हो, उसका सिंपल सा सॉल्यूशन हो। आप अगर अपने पीयर ग्रुप में ही सिर्फ बताते हैं या एक गलत इंफॉर्मेशन नेट से ले लेते हैं, एक्वायर कर लेते हैं, और उसकी वजह से आपकी लाइफ मिजरेबल हो सकती है। फिर जो मैंने बताया कि प्रोस्टेट का यूजुअल प्रॉब्लम या जो बीपीएच का यूजुअल प्रॉब्लम 50 इयर्स के बाद शुरू होता है, और प्रोस्टेट ग्लैंड चूंकि हर मेल में होती है, तो मैं तो यही कहूँगा कि 50 इयर्स के बाद में अपना जब एनुअल हेल्थ चेकअप कराएं, तो उसमें पीएसए, जो सिंपल ब्लड टेस्ट है पीएसए का, वो ज़रूर शामिल करें। और अगर आपके घर में आपके किसी बुजुर्ग को, एल्डरली को कभी प्रोस्टेट की दिक्कत हो, तो आप 45 इयर्स की एज पर पीएसए का चेकअप कराएं, और अपने यूरोलॉजिस्ट से कम एनुअली एक बार डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन या हेल्थ एग्जामिनेशन जरूर से करा लें, जिससे कि आपका अर्ली डिटेक्शन का चांस रहेगा। और अगर अर्ली डिटेक्ट होता है या प्रिवेंट रहता है, तो क्योर के चांसेस भी डेफिनेटली ज़्यादा रहेंगे। थैंक यू। डॉक्टर विनीत ने बहुत ही कम शब्दों में बहुत अच्छे तरीके से आज के पूरे पॉडकास्ट का सार हमें बता दिया है कि प्रिवेंशन क्योर से बेटर है ही, लेकिन प्रिवेंशन के लिए सबसे ज़रूरी है अर्ली स्क्रीनिंग। मुझे विश्वास है कि डॉक्टर विनीत के साथ आज की हमारी बातचीत आप सभी के लिए फ़ायदेमंद रही होगी। डॉक्टर विनीत जैन, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ आज के हमारे यूरो वेलनेस पॉडकास्ट में जुड़ने के लिए। आपने अपने बिजी स्केड्यूल से वक्त निकालकर हमारे दर्शकों के लिए इतनी अच्छी इन्फॉर्मेशन दी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं भी बहुत शुक्रगुजार हूँ, मुझे भी बहुत अच्छा लगा कि ओपनली इस सब्जेक्ट पे मैं बात कर सका। जी। थैंक यू। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, थैंक यू व्यूअर्स आज के हमारे पॉडकास्ट में हमारे साथ जुड़ने के लिए। ऐसी ही इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे यूरो वेलनेस पॉडकास्ट के पेज को फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे। हम अवेलेबल हैं यूट्यूब पे, स्पॉटिफाई पे और एप्पल पॉडकास्ट पे भी। नए एक एपिसोड के साथ जल्द ही मिलेंगे। तब तक आज की हमारी बातचीत आप अपने फ्रेंड्स, फैमिलीज के साथ शेयर कीजिए, और ये ध्यान रखिए कि अगर आपको बिल्कुल थोड़ी सी भी हेल्थ प्रॉब्लम है, उसको बिल्कुल भी अनदेखा ना करें। जल्दी अपने एक्सपर्ट डॉक्टर से मिलने जाएं और उस समस्या का निवारण करें, ताकि आप अपनी हेल्थ को और अपनी ओवरऑल फैमिली की हेल्थ को खुशहाल बना सके। जल्दी मिलेंगे नए एपिसोड के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।